हाय, मैं हूँ अलका तिवारी, हेल्थ केयर मार्केटर एट हेल्थ फाइंडर। आज हमारे साथ है डॉक्टर जस्ट लवलीन कौर। शी इज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट। हाय मैम, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू अलका, थैंक यू सो मच। मैं हूँ डॉक्टर जस्ट लवलीन, आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट एज अलका टोल्ड यू। मेरी बेसिक ट्रेनिंग है सीएमसी लुधियाना और डीएमसी लुधियाना से। उसके बाद पार्किंसंस डिजीज़ और डिमेंशिया में मेरी स्पेशल ट्रेनिंग है लंदन से, एंड आई मेनली डील विद पेशेंट्स ऑफ पार्किंसन डिजीज़ एंड डिमेंशिया। सो मैम, प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट इज़ पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसंस एक न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ है, जिसका कि ये मतलब है कि जैसे एजिंग प्रोसेस के साथ हमारे स्किन के सेल्स लूज़ होने पे रिंकल्स हो जाते हैं, या कह लीजिए कि बाल वाइट होने शुरू हो जाते हैं, वैसे जब ब्रेन के सेल्स श्रिंक होते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया के सेल्स जब ख़राब हो जाते हैं, जो डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं वो कम हो जाते हैं, तो हमें पार्किंसंस नाम की डिज़ीज़ हो सकती है। ये डिज़ीज़ जैसे कि मैंने कहा कि न्यूरो डिजनरेटिव है, तो एज के साथ होने वाली डिज़ीज़ है। ऐसी और भी ब्रेन की डिजीज़ेस हैं जो हो सकती हैं, जैसे कि डिमेंशिया, लेकिन डिमेंशिया से सेकंड कॉमन है पार्किंसंस डिजीज़। तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। सबसे कॉमन मिथ जो है, कहा जाता है कि जब हाथ कांपते हैं तो पार्किंसंस की डिजीज़ लेबल कर दिया जाता है। पर आज मैं बताना चाहूँगी कि पार्किंसंस के साथ बेसिक सिम्टम्स जो है वो है स्लोनेस। सो अगर आप अपने पेशेंट में या अपने घर के किसी मेंबर में देखते हैं कि वो स्लो हो रहे हैं, खाना खाने में स्लो हो रहे हैं, चलने में स्लो हो रहे हैं, हर काम करने में स्लो हो रहे हैं, जिसको कि मेडिकल टर्म में हम ब्रेडिकाइनेसिया कहते हैं, अगर आप ये सिम्टम नोट करते हैं तो शायद वो पार्किंसंस हो सकता है। दूसरा कॉमन सिम्टम है स्टिफनेस होना या रिजिडिटी, जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म में। उसका ये मतलब होता है कि एक साइड आपका जो है वो स्टिफ हो गया है और चलने फिरने में या कोई भी काम करने में, चीज़ उठाने में, वो वाला हाथ से काम करना मुश्किल लगेगा। तीसरा जो कॉमन सिम्टम है वो है ट्रेमर्स, जिसका अक्सर मिथ पाया जाता है कि ट्रेमर्स हो गया तो आपको पार्किंसंस हो गई, पर ट्रेमर्स जो है वो थोड़ा लेस कॉमन सिम्टम है पार्किंसंस का। सो ट्रेमर्स का क्या मतलब है कि हाथ में कंपन होना, पाँव में कंपन होना, कई बार जबाड़े में कंपन होना, नेक का ट्रेमर होना। सो अगर ट्रेमर्स हैं और साथ में ये सब सिम्टम्स हैं तो शायद पार्किंसंस आपको हो सकती है। फोर्थ कॉमन सिम्टम जो है वो है चलने में डिफ़िकल्टी होना, कि चलते चलते झुक जाना या चलते चलते एकदम से रुक जाना, ऐसा लगे कि पैर जो है आपका नीचे चिपक रहा है। चलने में पेशेंट को इम्बैलेंस फील होना, कि बैलेंस ना कर पाना, एक तरफ का झुक जाना, ये डिफ़िकल्टी भी पार्किंसंस में हो सकती है। फिफ्थ कॉमन सिम्टम इज पोस्चरल इम्बैलेंस, जिसका कि मतलब है कि जब आप बैठते हैं या खड़े होते हैं आप किसी एक तरफ स्टूप कर सकते हैं, एक तरफ को गिर सकते हैं। अगर ये सब 5 सिम्टम्स में से कोई कॉमन सिम्टम आपको है तो शायद आपको पार्किंसंस हो सकती है। पर याद रखिए कि हर हाथ कांपना या हर पैर कांपना पार्किंसंस नहीं होता। उसके लिए अपने स्पेशलिस्ट से मिलिए, हमसे आके मिलिए, ताकि हम आपको बता सकें कि पार्किंसंस है या नहीं है। तो क्या जैसे हमारे हाथ कांपते हैं, हर आपके सिम्टम्स में हाथ कांपना, तो वो भी पार्किंसन में आता है? हर तरह के हाथ कांपना पार्किंसंस नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे हाथ कांपना किसी और डिजीज़ के साथ, जैसे कि आपने सुना होगा एसेंशियल ट्रेमर्स के बारे में, डिस्टोनिक ट्रेमर्स के बारे में, विल्सन्स डिजीज़, ऐसे बहुत सारे और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेस हैं जिसमें हाथ कांप सकते हैं। तो जब हम ये सारे सिम्टम्स मिला के चलें कि आपको हाथ कांपना भी है, चलने में दिक्कत है, बैलेंस ख़राब हो रहा है, आवाज़ में फ़र्क है, तो हम कह सकते हैं आपको पार्किंसंस है। कुछ पार्किंसंस के सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जो दिखते नहीं हैं, जिनको हम नॉन मोटर सिम्टम्स कहते हैं। उनमें आ जाता है मूड डिसऑर्डर्स, के जैसे कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा होना, बेचैनी होना, उदास रहना, नींद आने में कमी हो जाना, कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन सिम्टम है, यूरिन की प्रॉब्लम हो जाना, खाने में दिक्कत आना। तो ऐसे भी कुछ सिम्टम हैं जो दिखते नहीं हैं, इसलिए हम इनको नॉन मोटर सिम्टम्स कहते हैं, जो पार्किंसंस का हिस्सा हो सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं, लाइक यू सेड, कि हाथ कांपना पार्किंसंस है। बहुत सारे बाकी सिम्टम्स साथ मिला के देखने पड़ते हैं कि क्या पेशेंट को पार्किंसंस है या किसी और डिजीज स्पेक्ट्रम का ट्रेमर्स है। ओके, इसके ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, पार्किंसंस पहले
डायग्नोज करना कि किस तरह का पार्किंसंस है बहुत ज़रूरी है। इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सो सबसे पहले डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है किसी भी ट्रीटमेंट प्लान को स्टार्ट करने के लिए। डायग्नोसिस के लिए हमें पेशेंट का एमआरआई कराना बहुत ज़रूरी है, ब्रेन का एमआरआई। कुछ ब्लड टेस्ट कराने ज़रूरी हैं ताकि देख सकें कि ये पार्किंसंस किस तरह का है। कुछ पार्किंसंस ड्रग इंड्यूस्ड होते हैं, जिसका क्या मतलब है कि आपने कुछ इस तरह की मेडिसिन ले ली है जिसका साइड इफ़ेक्ट की वजह से आपको पार्किंसंस हो गई है। कुछ पार्किंसंस के पेशेंट्स दिखते पार्किंसंस जैसे हैं बट एक्चुअली में पार्किंसन डिजीज़ नहीं होती, जिसको हम कहते हैं एटिपिकल, जिसका मतलब है कि टिपिकल ना हो के वो एटिपिकल पार्किंसंस है। ऐसे पेशेंट्स में ट्रीटमेंट ऑप्शंस पूरे डिफरेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम डायग्नोज बनाएं कि आपको किस तरह का पार्किंसंस है। डिपेंडिंग ऑन दैट आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए जा सकते हैं। सो आज के केस में क्योंकि हम पार्किंसंस डिस्कस कर रहे हैं, हम बात कर सकते हैं कि जो टिपिकल पार्किंसंस है उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। जैसे कि हमने शुरू में बताया कि ब्रेन के सेल्स में जब डोपामिन की कमी हो जाती है तो पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट भी बड़ा ही सरल है, वो है लीवोडोपा, जो कि डोपामिन जैसा पदार्थ है जिसको हम आर्टिफिशियली बाहर से टैबलेट की फॉर्म में दे सकते हैं। सो जैसे कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है जितनी टैबलेट्स की, हम सिम्टम्स देख के डायग्नोज कर सकते हैं कि इनको दिन में कितनी टैबलेट्स चाहिए, कितना ड्रग चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन स्टार्ट। हर पेशेंट पार्किंसंस का हमारे लिए नया पेशेंट होता है, तो कभी भी ये मत सोचिए कि अगर आपकी 3 टैबलेट्स चल रही हैं, किसी और की 6 चल रही हैं, कभी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। पार्किंसंस का हर पेशेंट हमारे लिए नए जैसा होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हर पेशेंट की मेडिसिन उसके अकॉर्डिंगली ही बनाई जाए, तैयार की जाए। कुछ ऑप्शंस ऐसी भी होती हैं कि कई बार आपको सिर्फ लीवोडोपा के साथ फ़र्क नहीं पड़ता तो कुछ और मेडिसिन ऐड करनी पड़ती है। सो जैसे हम पेशेंट देखते हैं, डायग्नोज करते हैं कि किस तरह की पार्किंसन कौन सी स्टेज पे है, उसके अकॉर्डिंगली मेडिकेशन दे सकते हैं। जैसे अभी कोविड वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, तो क्या इसका भी इसमें इम्पोर्टेंस है कि वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या बिना वैक्सीनेशन के आना चाहिए? बिल्कुल करानी चाहिए वैक्सीनेशन। हालांकि आप देख रहे होंगे कि हम शायद बिना मास्क के बैठे हैं, बट वी शुड टेल यू वी आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस इन आवर क्लिनिक। एंड मैं आपको भी बताऊंगी कि प्लीज़ मास्क लगाए बिना कहीं भीड़ में मत जाइए। वैसे ही वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड एवरी पेशेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज शुड टेक द वैक्सीनेशन। अगर आपको किसी तरह का शक है कि आप कोई और मेडिकेशंस ले रहे हैं साथ में पार्किंसंस के साथ, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, हमें आके मिलिए कि क्या आपको वैक्सीनेशन देने के लिए कोई और इंस्ट्रक्शंस चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, इस डिजीज़ के लिए सर्जिकल पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? वेरी गुड क्वेश्चन अलका। आई थिंक बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पार्किंसंस में कुछ सर्जिकल ऑप्शंस या इंटरवेंशंस भी अवेलेबल हैं। सर्जिकल ऑप्शंस शायद फिर भी काफ़ी लोगों ने सुना होगा, जिसका के नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरीज। ये हम पार्किंसंस के पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। काफ़ी पेशेंट्स जो यंग ऑनसेट पार्किंसंस होते हैं या एडवांस स्टेज में होते हैं, वो हमारे पास पहुंचते हैं सर्जिकल ऑप्शंस को लेके, जबकि देखा गया है कि अगर ये हम थोड़ा टाइमली कर दें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो सकती है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी एक तरह की हार्ट, जैसे हार्ट की पेस मेकर होता है, वैसे ये समझ लीजिए कि ब्रेन का पेस मेकर है डीपीएस। तो ब्रेन की पेस मेकर को जब हम डालते हैं तो जिस तरह से आपका हार्ट की ट्रेमर रुक सकते हैं, वैसे ही स्टिफनेस कंट्रोल हो सकती है। तो एक तरह से ये परमानेंट सॉल्यूशन है। बट डेफिनेटली जिस तरह से ये डिज़ीज़ बढ़ती जाती है, वैसे ही जो सर्जरी है उसकी भी प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ती है हमें बार बार। सो आपको पता होगा कि क्या क्या ऑप्शंस है, तो आप जान पाएंगे और अपनी डिज़ीज़ को बेहतर समझ पाएंगे। जानकारी होना बहुत ज़रूरी है पार्किंसन डिजीज़ में। एक और लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन आई है जो मैं आज सबको बताना चाहूँगी। हमारे पास इंजेक्शन एपोमॉर्फिन, जो कि शायद कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। एपोमॉर्फिन इज़ अ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, स्किन में लगने वाला इंजेक्शन होता है, जो कि लीवोडोपा जैसा होता है, पर उसका एक्शन जो है वो सिर्फ कुछ 45 मिनट्स के लिए रहता है। जो पेशेंट्स लीवोडोपा को अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते, या ये कह लीजिए एडवांस स्टेज में जाके कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं,
उन केसेस में इंजेक्शन एपोमॉर्फिन बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको लीवोडोपा के साथ कॉम्प्लिकेशन डिस्काइनेसियास कहते हैं डेवलप हो रहे हैं, या आपको लगता है कि आपकी बीमारी को बहुत लंबा टाइम हो गया और लीवोडोपा को रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं आ रहा या डिलेड रिस्पॉन्स आ रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या उनके पास एपोमॉर्फिन थेरेपी अवेलेबल है, क्योंकि जो लोग सर्जिकल ऑप्शन नहीं कर पाते उनके लिए एपोमॉर्फिन थेरेपी बीच में आ सकती है। इस तरह के पेशेंट्स के लिए आप कोई मैसेज या सजेशन देना चाहेंगे? आई थिंक इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, आई वुड लाइक टू टेल ऑल माई पार्किंसन डिजीज़ पेशेंट कि स्टे एक्टिव। आई नो कि बाहर जाना थोड़ा मुश्किल है, लोगों से मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, तो आपकी डिज़ीज़ को ये समझना कि एक्टिविटी अगर रहेगी तो और आप बेहतर महसूस करेंगे। कंटिन्यू योर एक्टिविटी इन योर होम, घर पे एक्सरसाइजेस कीजिए, मेडिसिन टाइमली लीजिए, इंटरेक्ट करिए अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ोन पे जिस तरह से भी आप कर पाएँ, एंड डोंट हेजिटेट टू रीच टू अस। अगर पेशेंट्स को आपसे अपॉइंटमेंट लेनी हो या कंसल्ट करना हो तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मैं गूगल बिजनेस पे अवेलेबल हूँ। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे डॉक्टर जस्ट लवलीन, तो मोहाली में मेरा क्लिनिक आप मुझे मिल सकते हैं यहाँ पे, और आप हेल्थ फाइंडर पे भी मुझे ढूंढ सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू।